दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, लखनऊ, पटना, हर शहर की खबर नॉनस्टॉप पहुंचेगी आप तक। आज खबरों में बात करेंगे कि 1 घंटे की बारिश में कैसे डूब गया दिल्ली एनसीआर, यूपी बिहार में से लेके एमपी तक कैसे बाढ़ ने मचा रखी आफत, और चीनी के बाद अब प्याज भी महंगाई की नई डोज लेकर आया है। सावन में भी 7वें आसमान पर क्यों पहुंच गया है प्याज? दिल्ली, नोएडा में कैसे स्वाइन फ्लू का खौफ बढ़ता जा रहा है? भोजशाला पर हिंदू संगठनों ने क्यों किया आज धार बंद का ऐलान? और राखी से पहले कैसे दुकानों में मिलावटी रसगुल्लों की है भरमार? सबसे पहले बात बादलों के तांडव की कर लेंगे। अगस्त में आसमानी आफत ने आधे हिंदुस्तान पर जबरदस्त प्रहार किया है। दिल्ली से लेकर बिहार, यूपी और उत्तराखंड तक पानी ही पानी है। कहीं खेत खलियान डूब गए हैं तो कहीं रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। सबसे पहले मौसम के अलर्ट को लेकर बड़ी खबर आपको दे देते हैं। देश के 25 राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश और वज्रपात को लेकर 25 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक बारिश की आशंका है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर के कई राज्यों पर आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 4-5 दिनों से बादलों ने ऐसा तांडव मचाया है कि हिंदुस्तान का कोई हिस्सा छूता नहीं रहा। न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि मध्य और पश्चिमी भारत तक आफत ही आफत नजर आ रही है। दिल्ली के कई इलाके डूब गए हैं। जल भराव ना होने के तमाम दावे बह गए हैं तो छत्तीसगढ़ के कोरबा से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम का भी बुरा हाल है। यहाँ रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, दफ्तर जाने वाले लोग हों, मजदूर हों या दुकानदार, सभी इस जल प्रहार की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, बारिश में फिर तालाब। सड़कें डूबी, कारें फंसी, स्कूलों में हो गई छुट्टी। कनॉट प्लेस, शाहीन बाग, बुराड़ी, हर तरफ पानी की मनमानी। पीतमपुरा, जखीरा, कमला नगर, सब लबालब। सुभाष चौक, सोहना रोड, ओल्ड गुरुग्राम भी चौक। बेकाबू बादलों का धावा, एनसीआर आज तैरने लगा। अब ऐसा लगता है कि अगस्त में सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ डूबने वाला है, क्योंकि आसमानी आफत ने हर तरफ ऐसा माहौल बना रखा है कि यूपी क्या उत्तराखंड, क्या दिल्ली, क्या हरियाणा या फिर क्या पंजाब, हर तरफ आफत बेहिसाब नजर आ रही है। क्योंकि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार जो बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, अब उसके चलते बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ा है। अब दिल्ली का हाल देख लीजिए। दिल्ली में कई इलाके बारिश के बाद डूब चुके हैं और ये सड़कें दरिया बन चुकी हैं। यही हाल बिहार और झारखंड का भी है। यहां भी लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है तो बिहार के 20 जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। उधर राजस्थान के 12 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। आसमानी आफत की सबसे भीषण मार दिल्ली एनसीआर पर पड़ी है। चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली में जल निकासी के दावों की कलई खोल दी है। भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद सेंट्रल दिल्ली समेत कई आउटर इलाकों में भी पानी भर गया है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया है। संसद मार्ग से लेकर एयरपोर्ट रोड तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया गया है। और दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह सुबह जब लोगों की आंख खुली तो बादलों का ये मंजर देखने को मिला कि वो झमाझम बरसते रहे। बारिश इतनी तेज हुई कि ऐसे ऐसे इलाके डूब गए जो हाई प्रोफाइल माने जाते हैं। सेंट्रल दिल्ली का रायसेना रोड हो या फिर संसद मार्ग हो या फिर कनॉट प्लेस, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। गाड़ियों की रफ्तार ब्रेक लग गया, धीमी हो गई। उधर मोतीबाग में भी पानी भर गया। एयरपोर्ट रोड पर इतना पानी भरा कि वहां पर पंप लगा के पानी निकालने की तस्वीर सामने आई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एपीएस कॉलोनी के पास की है। और उधर रजौरी गांव भी डूब गया है।
आपको जानकारी दे दें कि स्कूल जाने वाले बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किशनगंज अंडरपास में कई गाड़ियां फंस गईं, तो महिपालपुर में दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हमारे सहयोगी अभय ने भारत मंडपम का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह तड़के जो बारिश हुई है उस वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के भारत मंडपम में भी 2 घंटे की बारिश से काफी ज्यादा पानी भर गया। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं भारत मंडपम की, ये तस्वीरें हैं गेट नंबर 1 है भारत मंडपम का, और यहां पर आपको दिखाई देगा कि गेट नंबर 1 में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो एंट्री और एग्जिट दोनों तरफ जाने वाला रास्ता जो है वहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। ये आप देखिए सामने 2 ट्रैक्टर में वाटर पंप कनेक्ट यहां पर किए हुए हैं ताकि इस पानी को यहां से निकाला जा सके। पूरी तरह से यहां पर पानी है। भारत मंडपम में यहां से जो भी एंट्री कर रहा है, जो गाड़ियां एंट्री कर रही हैं, उनको पानी में से होके ही जाना पड़ रहा है। और उधर से जो एग्जिट है, देखिए आप ऑटो आ रहा है, जो ऑटो आ रहा है वो भी पानी में से होते हुए ही बाहर निकल रहा है। तो ये स्थिति भारत मंडपम की 2 घंटे की बारिश की वजह से बन गई है। ये आप पूरा एरिया देख रहे हैं। लगभग 5:30 से 5:45 के बीच में बारिश शुरू हुई, 8 बजे तक बारिश हुई और उसके बाद यहाँ पर ये परमानेंट भारत मंडपम के अंदर 2 ट्रैक्टर रहते हैं जिसमें वाटर पंप कनेक्ट रहता है ताकि जब जलभराव की स्थिति हो तो पानी को निकाला जा सके। अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। पाइप बिछे हुए हैं जहां पर सामने बैरिकेड लगा हुआ है, उनके जरिए पानी को यहां से निकासी करने की कोशिश की जा रही है। जो अगला गेट है इस तरफ भी आप देखेंगे, यहां पर भी पूरी तरीके से जलभराव की स्थिति है। यहां से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएं। ट्रैक्टर जो है वाटर पंप यहां पर भी ट्रैक्टर से कनेक्ट होकर लगे हुए हैं। सामने की तरफ इस दरवाजे के पीछे आपको दिखेगा, यहां पर भी एक ट्रैक्टर लगाया हुआ है जिसमें वाटर पंप है और पानी को यहां से भी निकालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए इधर भी आपको दिखेगा, तो यहां पर भी जो एग्जिट गेट है यहां पर भी पानी भरा हुआ है और इसी तरीके की स्थिति फिलहाल भारत मंडपम का जो गेट नंबर 1 का एंट्रेंस है वहां पर जलभराव की स्थिति है। बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। महज 2 घंटे की बारिश और दिल्ली पानी पानी। संसद मार्ग का हाल आपको दिखाते हैं। संसद मार्ग जहां जलभराव होना सरकार की तैयारियों की पोल खोलता है। एमसीडी हो, डीडीए हो, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार की एजेंसियां, इन तस्वीरों से समझ में आता है कि दिल्ली को लेकर हर साल सिर्फ कोरे दावे किए जाते हैं। जैसे ही बारिश आती है सारे दावे इस बारिश के पानी में धुल जाते हैं और दिल्ली की वही तस्वीर पूरी दुनिया के सामने होती है जो हर साल लगभग इस मौसम में देखने को मिलती है। ये संसद मार्ग का हाल आप देख रहे हैं। सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के जो दावे सरकारें करती हैं वो पैसा जाता कहां है? बारिश से पहले मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं? नालियों की सफाई क्यों नहीं की जाती है? पानी निकासी का इंतजाम क्यों नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली हर साल पानी पानी हो जाती है? तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं लुटियंस जोन, जो सबसे वीवीआईपी जोन है दिल्ली का, नई दिल्ली का ये हिस्सा पड़ता है, जहाँ पर संसद मार्ग पे आप देख सकते हैं कि कितना पानी भर गया है। और ऐसा देखने में प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि देखने में शायद कि ये नदी के ऊपर से बसें और गाड़ियाँ दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं और जितना फुटपाथ है वो भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। और शायद इक्का दुक्का ही जगह यहाँ पर आपको शायद दिखाई दे रही होंगी जो पानी से बाहर हो, लेकिन ज़्यादातर जो पूरे की पूरी सड़क है वो पानी में डूबी हुई है। और यहाँ तक आप हालत समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे वीवीआईपी इलाका है, अगर वहाँ पर इतना पानी भरा है तो दिल्ली के बाकी इलाकों में क्या हुआ होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही जब बारिश होती है तो इस तरह से पानी भरता है, दुनिया के कई बड़े शहरों में भी ऐसी तस्वीर आती है जब वहाँ पर बारिश होती है और उसके बाद वाटर लॉगिंग होती है, लेकिन होना नहीं चाहिए, ये सही बात है। सेंट्रल दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। न जल निकासी का इंतजाम है और न ही ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये हाल सेंट्रल दिल्ली का है। बारिश ने मानो तमाम सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट भी जारी है, लेकिन महज 2 घंटे की बारिश ने क्या हाल कर दिया है वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए और सोचिए, जब लगातार बादल बरसेंगे, बारिश होगी तो दिल्ली का क्या हाल हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर जल भराव की तस्वीर आप देख सकते हैं और देखिए कि किस तरह से पानी इसमें भरा हुआ है और साथ ही जो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं उनको आवाजाही में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ये देखिए पूरी तरह से जो फुटपाथ है वो गायब है, फुटपाथ दिखाई नहीं दे रहा, पानी में डूब चुका है।
जाहिर सी बात है कि सड़क के साथ जो नालियां हैं वो पूरी तरह से चौक है। अब आपको हम एम्स के इलाके में ले चलते हैं, जहां पर देश भर से लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। अब एम्स का ये अंडरपास और फ्लाईओवर है और जैसे जानते हैं बहुत मेजर इंटरसेक्शन है ये। अब यहाँ देखिए कितना पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी लगता है 2-2.5 फीट तक पानी भर चुका है। एक गाड़ी इसमें ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, डूबी हुई है, उसके दोनों पहिए देखिए, चारों पहिए डूबे हुए हैं। तो इससे समझ में आता है कि जहाँ पर भी थोड़ा निचला इलाका पड़ता है या वहाँ पर लो लाइंग एरिया है, वहाँ पर कितना पानी भर जा रहा है। और एम्स में अगर इस तरह से पानी भरा है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम होगा, क्योंकि यहाँ से जब गाड़ियाँ निकल नहीं पाएंगी लंबा जाम लगेगा, जिसका पूरा असर दिल्ली में पड़ेगा। खासतौर पे सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वहाँ पूरी तरह से जाम रहेंगी। अब दिल्ली के एयरपोर्ट रोड की तस्वीर भी देख लीजिए। बारिश ने यहां भी सरकारी दावों की पोल खोल दी है। एपीएस कॉलोनी के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क पर पानी का कब्जा है। ये हाल उस शहर का है जो देश की शान माना जाता है, देश की राजधानी है दिल्ली। और यहाँ की तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश के बाकी इलाके हैं वहाँ क्या आलम होगा। ये रास्ता इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाता है और ये रास्ता भी पानी से लबालब भरा हुआ है। ये पानी सड़कों पर इस तरीके से है जैसे सड़क नहीं, मानो कोई तालाब हो, मानो कोई दरिया हो। और इसी से गुजरकर जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं। पंप लगाए गए हैं ज़रूर, पंप के जरिए पानी को खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी ज़्यादा है और इस पानी से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। लंबा जाम दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये तस्वीरें एक बार फिर से उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जो दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन उन दावों की असलियत पहली बारिश या लगातार हो रही बारिश में धुल जाती है। अब आपको हम रायसीना रोड, कर्तव्य पथ और संसद मार्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, ये वो इलाके हैं जहां बंदोबस्त बेहतरीन होने चाहिए, मगर दावे हवाई निकले हैं। ये तस्वीरें आपको रायसीना रोड की हम दिखा रहे हैं, जहाँ राष्ट्रपति भवन यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है जाने के लिए, मगर ये अब सड़कें दरिया बन गई हैं। आप समझ सकते हैं कि जो बारिश हुई है वो कितनी तेज़ थी कि यहाँ पर पानी निकलने का वक्त ही नहीं मिला। अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मोतीबाग की, ये भी साउथ दिल्ली का बहुत अहम इलाका है। अब अगर कोई भी एम्स की तरफ से आएगा तो मोतीबाग होते हुए या तो वो एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, धौलाकुआं जाएगा या बसंत विहार की तरफ जाएगा। अब उस इलाके में कितना पानी भरा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लगभग 1 फीट तक तो पानी लगता है कि भरी गया है। और जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ डूबती हुई निकल रही हैं, उससे जाहिर होता है कि साउथ दिल्ली के जो अहम इलाके हैं और मुख्य रोड है जो रिंग रोड है, अब देखिए रिंग रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं, रिंग रोड में भी पानी भर गया है। और अब आइए आपको कनॉट प्लेस का भी हाल दिखाते हैं। हर तरफ पानी ही पानी है, पार्किंग एरिया से लेकर सड़कों तक पानी भरा हुआ है। ये बेहद पॉश इलाका है। सेंट्रल दिल्ली का ये एरिया पूरी तरह व्यवस्थित माना जाता है, लेकिन बारिश ने जो हाल किया वो आप देख ही रहे हैं। जल निकासी का बंदोबस्त कितना दुरुस्त है इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। तो कनॉट प्लेस की आप तस्वीर देख रहे हैं। कनॉट प्लेस में जहां पर गाड़ियां पार्किंग होती है, ये देखिए ये अलग अलग मार्केट है और इनर सर्किल की तस्वीरें। इनर सर्किल के अंदर मार्केट के साथ जो पार्किंग एरिया पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और उसके ठीक साथ में आपको मेट्रो जाने के लिए सबवे नजर आ रहा है, जहां से आप मेट्रो की ओर जाते हैं। अब सोचिए पानी अगर ज़्यादा बढ़ा तो फिर मेट्रो लाइन के अंदर तक पानी जा सकता है। अब बड़ी बात है कि अगर इतना पानी भरा है तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि जो बारिश हुई होगी 2 घंटे के अंदर अगर बारिश हुई है और अगर ये 200 ml से ज़्यादा बारिश हुई है तो जाहिर सी बात है कि इतना पानी भर जाता है। और सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। 56 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में होते हैं, 56 लाख बच्चे बैठते हैं। 14 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम। 1 महीने से भी कम समय में अब यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी एडमिशन ले सकता है। पहले पता लग रहा है वो चला आ रहा, परीक्षा हो रही है। वो फरवरी से शुरू होती थी और पता लगा जून तक परीक्षा हो रही है। और जून में जब तपती हुई गर्मी में कोई बच्चा गिरता था कहीं, कोई गिरता था कहीं, उतनी भीषण गर्मी में जब लू चलती थी तब परीक्षा कराई जा रहे हैं। मैंने उच्च शिक्षा वालों से भी कहा है कि परीक्षा की प्रणाली को और सीमित करो। परीक्षा बच्चों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, उसका आकलन करने का माध्यम होना चाहिए। उसको सहज बनाओ, सरल बनाओ, उसको आत्मविश्वास से भरपूर करो। प्रक्रिया में
और सरलता लाने की आवश्यकता है। आज परिणाम हमारे सामने है। हमने माध्यमिक शिक्षा को पूरी तरह पारदर्शी तरीके के साथ जोड़ा है। नकल विहीन परीक्षा भी है, साथ साथ समय से परिणाम भी है। दोनों एक साथ आ रही है। उच्च शिक्षा से भी, विश्वविद्यालयों से भी कहा गया है कि वे अपने आप में भी ये सुधार करें, प्रक्रिया को और पारदर्शी करें और भर्ती की प्रक्रिया को भी इतना स्मूथ बनाएं, इतना सरल और सहज बनाएं कि कोई भी युवा जो जाए उसको लगना चाहिए संस्थान मेरी कैरियर को आगे बढ़ाने वाला है। उसको यह नहीं लगना चाहिए कि संस्थान मेरे कैरियर को बर्बाद करने वाला है। उसके मन में उस संस्थान के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसके लिए संस्थान को अपने आप को तैयार करना चाहिए। केवल एजुकेशन नहीं, स्किलिंग के लिए भी, कैरियर काउंसलिंग के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के भी एक केंद्र के रूप में उन संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए मैं सभी आयोग और बोर्डों से कहूंगा कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है आपके कार्य में, कोई हस्तक्षेप नहीं। अब परीक्षा अधियाचन जाने के बाद परिणाम आने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अधियाचन आया, 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर दीजिए। अगले 2 महीने के अंदर परिणाम परीक्षा करवा करके अगले 1 महीने के अंदर परिणाम ला दीजिए और 6ठे महीने इन नौजवानों के हाथों में परिणाम इनका आ जाना चाहिए। लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसको सरल बनाओ, सहज बनाओ, जिससे वह युवा अपने आप को तैयार कर सके, एक उत्साहपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा का लाभ दे सके। हमने देखा है जब हम अपनी युवा ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं, उसको साथ लेकर के चलते हैं, परिणाम आते हैं। याद करिए, यही उत्तर प्रदेश 2017 के पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य था, युवा पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट था, व्यापारी माफिया से तबाह था, किसान अपने खेत में जाने से डरता था। खेत में अगर उसने मोटर लगा रखी है तो कब चोरी हो गई उसको पता ही नहीं होता था। यह यूपी के अंदर होता था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने जो 9,30,000 नौजवानों को, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर नौकरी दी है। परिणाम क्या है? इन 9 लाख ने हमें यूपी के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में यूपी को उससे लाभान्वित किया है। यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने, यूपी की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में इन नौजवानों ने योगदान दिया है। इनकी प्रतिभा का लाभ हमने उठाया है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी। मैं जब यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था इन नौजवानों के चेहरे की चमक को देख करके कि आज उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उसको बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे लेन देन के आज उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। उसके सपनों को एक उड़ान मिल रहा है। 2017 के पहले संभव नहीं था। और यही कारण है जब इस युवा ऊर्जा को यूपी के विकास के साथ जोड़ा गया, आज परिणाम क्या है? ये युवा यूपी को बीमारू राज्य से उभार करके भारत की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफल हुआ है। परिणाम यहां से आता है।
कोई सरकार ये कहे कि हम युवाओं की उपेक्षा करके विकास कर लेंगे, परिणाम ला देंगे, ये दिवा स्वप्न है, कभी नहीं हो सकता। 2017 के पहले यूपी के सामने संकट था इसलिए क्योंकि इन युवाओं की उपेक्षा हुई थी, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, उन्हें हर प्रकार से अपमानित होना पड़ता था। अपने प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यूपी की छवि इतनी खराब थी, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये यूपी की पहचान बन चुकी थी। तो यूपी के बाहर भी उसको पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ता था। हताश और निराश युवा पलायन करने के लिए मजबूर होता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं आप सभी युवाओं से कहता हूं, आज आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। आप यूपी के अंदर भी और यूपी के बाहर भी, दुनिया भी आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी आपने देखा होगा परसों और नरसों 3 दिन हमने यहां पे 19, 20, 21 में जापान, जो दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, जापान के 240 एक बड़े प्रतिनिधि मंडल में, जिसमें वहां के बड़े नेता थे, नौकरशाह थे, उद्यमी थे, वे लोग यूपी का दौरा किए। यूपी के साथ पहली बार इतना बड़ा दल भारत की यात्रा पे आया था, पहली बार आया। यानी जापान के साथ हमारे सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक संबंध हैं। जापान के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन पहली बार जापान का इतना बड़ा दल भारत के अंदर आया था और भारत में भी उन्होंने किसी राज्य को चुना, यूपी को चुना, और उन्होंने कहा कि साहब हम यूपी के यूथ को जापान में नौकरी देना चाहते हैं, यूपी के नौजवान को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। 2017 के पहले तो कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था। आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इजराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहां भेजिए, हम भी अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। इजराइल में हम लोगों ने 5000 नौजवान भेजे। मैंने वहां की सरकार से कहा, मैंने कहा भाई हमारे युवा जाएंगे तो वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप उनसे काम लीजिए, पैसा नहीं काटेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका हालचाल लेता हूं, वे सभी नौजवान वहां खुशी से रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करते हैं, खाना पीना सब फ्री, और अपने घर को पैसा भी भेज रहे हैं। मैं उनमें से कुछ नौजवानों से पूछता हूं कि भाई वापस आने को कह रहे हैं, साहब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काहे हम वापस आएंगे? अभी जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहां नौकरी करने दिया जाए। यानी इजराइल युद्ध लड़ रहा था, तब भी युवा वहां का, हमारा यूपी का गया हुआ युवा वहां काम कर रहा था। उसे कोई अपने कार्य में व्यस्त था। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। और पहले 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हां, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था, वही चोरी करवाते थे। बिजली देते नहीं थे, बिजली गायब। कल मैं रायबरेली गया था, पता लगा कि वहां क्या पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी। 1 सप्ताह दिन में, 1 सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। तो मैंने कहा चलो 1 सप्ताह तो देते थे ना। कहा नहीं साहब, वो भी 3 घंटे की बिजली। 3 घंटे की बिजली, क्या विकास कोई करेगा? 3 घंटे बिजली। और हम लोग यूपी देश के अंदर उन राज्यों में है जो किसानों को अपने यहां सर्वाधिक बिजली देता है। लगभग 10 घंटे की बिजली हम यूपी के किसानों को देते हैं।
और बिजली भी फ्री में देते हैं। यानी सरकारी ट्यूबवेल में तो बिजली फ्री ही है। 16 लाख से अधिक ट्यूबवेल ऐसे थे जो ट्यूबवेल निजी क्षेत्र के लगाए गए थे। वे किसान अपने बिजली देते थे, लगभग 3,000 का बिल देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 3,000 करोड़ रुपए उससे प्रदेश सरकार को मिलते थे। हमने वह भी माफ कर दिया, कहा कि प्रदेश सरकार पैसा देगी, किसान के ऊपर भार नहीं आना चाहिए। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला है, पहली बार मिला है। गन्ना किसान तबाह था। 2017 के पहले जब हम 17 में आए थे, प्रदेश के अंदर गन्ना किसान को 2009 से ही उसका गन्ना मूल्य बकाया था अलग अलग चीनी मिलों पर। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। हमारे गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल, जिस चीनी मिल की केवल स्क्रैप ही स्क्रैप, उस समय हमारे कृषि मंत्री विधायक थे और उन्हीं के जनपद की एक चीनी मिल मात्र 3 करोड़ रुपए में बेची गई थी, जबकि अगर उसके स्क्रैप ही स्क्रैप को बेचते तो भी उसका दाम 10 करोड़ मिलता उस समय। और जमीन के दाम आज के दिन पर अगर उस जमीन को देखेंगे, उस जमीन की कीमत आज के दिन पे 1,000 करोड़ रुपए की है। हमने उस माफिया को उठाने नहीं दिया था उस समय पे, सांसद था मैं, लेकिन आंदोलन हम लोगों ने किया था। इस सरकारी जमीन पर डकैती नहीं डालने देंगे। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 3,25,000 करोड़ रुपए अब तक हम गन्ना किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज चुके हैं। यूपी ने अपने कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। ये कभी